नमस्कार साथियों, मैं मृदुल कपिल अपने साथी अतुल और दीप के साथ आपका पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसे-जैसे पारा सर्द होता जा रहा है, वैसे-वैसे राजनीति का पारा बढ़ता जा रहा है। इसी के तहत अनेक नारे, अनेक वादे, अनेक बातें हो रही हैं, लेकिन इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण है आप और आपका प्रत्याशी। हमारा प्रयास है कि हम आप तक आपके प्रत्याशी को सीधा लाएं और आप अपने प्रत्याशी को जानें और आपका प्रत्याशी आपको और आपके क्षेत्र को कितना जानता है, इसको हम आप तक पहुंचाएं। इसी के तहत आज हमारे साथ हैं गोविंद नगर विधानसभा के वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के श्री सुरेंद्र मैथानी जी। मैथानी जी 2019 के उपचुनाव में लगभग 20,000 वोटों से विजयी हुए थे। कार्यकाल इनका अल्प रहा है, लेकिन ये जनता के बीच में काफी देखे गए। तो आज इनसे गोविंद नगर विधानसभा के बारे में कुछ बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया वाइज चैनल का और आपका भी। बहुत बहुत आप शुक्रिया लोग समय समय पर लोगों के विषय को हम जैसे जनप्रतिनिधियों के और समाज सेवियों के ध्यान में ला करके लोगों की समस्याओं का निराकरण भी अपने चैनल के माध्यम से कराते हैं। मैं बधाई देता हूँ चैनल को। बहुत बहुत आभार सर। चलिए हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। लगभग 2 साल से आप गोविंद नगर विधानसभा के प्रतिनिधि हैं। तो इन 2 सालों में सर आपने क्या महसूस किया कि गोविंद नगर विधानसभा की मुख्य समस्याएं या मुद्दे क्या हैं? हाँ देखिए, मैं उपचुनाव में विधायक हुआ, लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। 2.25 वर्ष लगभग मुझे अभी हुआ है, जिसमें पहला वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गया, दूसरे वर्ष में भी 4 माह कोरोना की भेंट चढ़ गया। पहले वर्ष डेवलपमेंट का पूरा पैसा मेरा ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश के सांसद विधायकों का लैप्स हो गया लोगों की जानों को बचाने के लिए। और मुझे जो काम करने का कुल अवसर मिला, वो मुझे 10 महीने, 10.5 महीने का कुल मिला करके अवसर मिला। मेरे जैसे आदमी को अगर 2.25 वर्ष भी बिना कोरोना के समय मिल जाता, तो मुझे लगता है कि मैं कम से कम 15 वर्ष का काम करने में अपने को सक्षम पा रहा हूँ। जिस प्रकार से मेरी गतिविधियां हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का 9 वर्ष तक महामंत्री रहा पूरे कानपुर महानगर में, और 8 साल तक, पहले 7 विधानसभाओं में कानपुर महानगर का अध्यक्ष रहा, फिर 4 विधानसभाओं में अध्यक्ष रहा। इसके बाद सीधे पार्टी ने मुझको जनादेश प्राप्त करने के लिए जनता के बीच में भेजा, और उपचुनाव में लोगों ने मात्र 37% वोटिंग में 21,200 वोटों से मुझको आशीर्वाद दिया। मैं ऋणी हूँ लोगों का, और मैं इस संकल्प के साथ कि मैं लोगों का ऋण नहीं उतारूंगा, बल्कि उस ऋण के बदले भारी ब्याज सेवा के रूप में अर्पित करूंगा। और मुझे खुशी है कि मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज की विशेष अनुकंपा से गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में इस छोटे से कालखंड में भी लगभग 10 वर्षों से अधिक समय के काम को मैंने कराने में सफलता प्राप्त की। वाहे स्तर पे तो मैंने काफी कुछ काम कर लिया, जिससे जैसे कि 6 पुल लंबित पड़े हुए थे, जिसमें 2 पुल नए मैंने पनकी पावर प्रोजेक्ट से दिए हैं, जो शिलान्यास भी हो गया और काम बड़ी तेजी से चल रहा है। 4 पुल ऐसे, अरमापुर का पुल 3.5-4 वर्षों से बन रहा था, ठूंठ सा खड़ा था। आप वो देखें गोविंद नगर की सर्विस लेन, वो भी पुल के बगल वाली, वो भी ठूंठ से खड़ी थी, केवल उसमें 2-4 पिलर खड़े हुए थे, और वो काम धीरे-धीरे 3-4 साल से रेंग रहा था। नौरैया खेड़ा का पुल देखिए, एक पोल मात्र खड़ा था जिसपे सरिया बंधी हुई थी, और वो भी धीरे-धीरे रेंग रहा था। पर हमारे तात्या टोपे नगर को किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र से जोड़ने के लिए कम से कम 50,000 लोग अपनी जान को रिस्क में डाल करके, मैं चौंक गया कि उल्टी दिशा में हाईवे पे चलते हैं। बच्चों के स्कूल, रोगियों के लिए एम्बुलेंस उल्टी दिशा में चलती हैं, 1-1.5 किलोमीटर उनको चल करके तब मेन सड़क पे आते हैं। मैं चौंक गया। मैंने आते ही तुरंत निरीक्षण किया, और 2-2, 3-3 बार अधिकारियों को लेकर के उस पुल के निरीक्षण में एक पेच फंसा, जिसमें इंडियन ऑयल ने आपत्ति लगा दी कि यहाँ पर इस पुल को बनाने में इसकी डिजाइन ठीक नहीं है, इसको तोड़ना पड़ेगा, आप दूसरी डिजाइन बनाइए। मैंने कहा भाई, एक तरफ की डिजाइन आधी बनी हुई है। मैं तुरंत तत्कालीन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के पास गया, और उनके हस्तक्षेप करा करके मैंने नगर निगम और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के बीच में से उस पेच को निकाला, और उसी डिजाइन को आगे बढ़वा करके, और उस पुल को निर्माण अब लगभग पूर्ण हो गया है। लोगों को समर्पित करने की ओर मैं अग्रसर हूँ। तो ये सारे काम जब मैं विधायक बना, तो इससे पहले चूंकि मैं संगठन में था, इसी प्रकार से मेहनत करता था, और कुछ नया करने का सोच, अपना विजन मेरा अलग प्रकार का रहता है। मैं शास्त्री नगर की लेबर कॉलोनी में जीवन के 42 वर्ष रहा हूं, और इसी विधानसभा क्षेत्र का निवासी हूं। इस नाते मैं कॉलोनियों के दर्द को भी जानता हूं। मैंने इसी कॉलोनी में, चाहे आप पार्क की बड़ी बड़ी बाउंड्रियों को देख रहे हो, जगह जगह पार्कों का डेवलपमेंट देख रहे हो, सड़कों का डेवलपमेंट देख रहे हो, चाहे
सीवर और पानी की व्यवस्था को देख रहा हूँ, लेकिन सीवर और पानी की व्यवस्था से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये बात अलग है कि मुझे समय पूरा नहीं मिला, पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि सीवर और पानी पर तो अभी बहुत काम होने की आवश्यकता है। मैं चौंक गया कि हमारे बर्रा 7 में 20 साल, 25 साल से लोग रह रहे हैं और पाइपलाइन नहीं पड़ी है। मतलब पेयजल और सीवर ये हमारी मूलभूत चीज़ होती है। मुझे विधायक बनने के बाद पहला ये प्रकरण मेरे सामने आया कि पाइप ही लाइन नहीं पड़ी। फिर मैंने जब और जगह पता किया, क्योंकि मैं क्षेत्र का कम से कम 100 बार से अधिक चक्कर लगा चुका हूँ। बहुत छोटा क्षेत्र मुझको दिखाई देता है, क्योंकि मैं 7 विधानसभा क्षेत्रों में भागने वाला व्यक्ति था और एक विधानसभा क्षेत्र में तो मैं पूरे दिन में हर दूसरे दिन मैं विधानसभा का पूरा चक्कर लगा लेता हूँ। तो सारी चीज़ें मेरे ध्यान में सीधे-सीधे हैं। सर, मेरा मुख्य समस्याएं मैं जानना चाह रहा था कि आपके अनुसार क्या मुख्य समस्याएं हैं आपकी विधानसभा में अभी भी? हाँ, देखिए मेरी जो जानकारी में जो मेरी चाहत है, वो ये है कि मेरी विधानसभा सीवर और पेयजल को लेकर के अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, एक। दूसरा, श्रमिक कॉलोनियों का मैं दर्द जानता हूँ वहाँ का। श्रमिक कॉलोनियों का स्वामित्व वहाँ के रहने वालों को मिले। कई-कई पीढ़ी वहाँ पर रह चुकी है, आज नाती-पोते रह रहे हैं, उनके शादी-ब्याह हुए हैं और आदमी अपने जीवन को यापन कर रहा है। तभी मैंने सदन में इस विषय को उठाया था और मैंने कहा कि वहाँ के दर्द को पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर अगर कोई जनप्रतिनिधि बता सकता है, तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं 42 वर्ष रहा हूँ और इस मुद्दे पर भी मैंने कमेटी बनवा दी है और कमेटी का निर्णय आने के बाद फिर इसके स्वामित्व के मामले को भी मुझे भरोसा है कि मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इसको भी पूर्ण करा लूँगा। एक मेरे मन में चाहत, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, किसी ने मुझसे वादा नहीं लिया, लेकिन मुझे लगा कि अगर लोगों ने आशीर्वाद दे दिया है, तो अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं समस्याओं को देखूँ। ये आवश्यक नहीं कि जब लोग मुझे बताएँ, तभी मैं समस्या जानूँ। तो मुझे लगता है कि ये मैं जायज़ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं समस्याओं को स्वयं लेता हूँ। मेरे यहाँ छठ मैया का पूजन पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पूजन होता है और जब मैं उपचुनाव में विधायक बना और कुछ ही समय बाद 10-15 दिन बाद जब छठ मैया का पूजन था, मैं सीटीआई के नहर पर खड़ा हुआ। मैंने देखा कि मैला उतरा रहा है, हमारी माताएँ बहनें पूजन कर रही, बह भी नहीं रहा। मुझे मन में आया कि लानत है मेरे जैसे विधायक पर अगर मैं छठ मैया का पूजन भी ठीक से ना करा पाया। और जिस समय लोग कोरोना के पीरियड में सर्दी में अलाव जला करके अपने-अपने घरों में थे, उस समय मैं बड़ी-बड़ी टार्चें लेकर के अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहर में पुलों के नीचे घुसकर और अधिकारियों को भी नीचे ले जा करके और उनको सफाई कराने का काम कर रहा था। और इस बार मुझे थोड़ा संतोष है, पूरा नहीं, लेकिन फिर भी इतना संतोष है कि मैंने 2.5 महीने पहले से ही पूरे एक-एक घाट पर निरीक्षण करके और छठ मैया के पूजन को अब के वास्तविक गंगा जल जो गंग नहर हरिद्वार से निकली उसका जल ये जा रहा है, उस पर मैंने पूजन कराने में सफलता प्राप्त की। अब मैं इसको आंशिक मैंने इसलिए कहा कि संतोष नहीं है, मुझे इसलिए कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये नहर पक्की हो जाए और ये नहर पक्की होकर के जैसे गोमती नदी पर रिवर फ्रंट बना हुआ है लखनऊ में, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बन सकता? इस विषय को मैंने याचिका लगाई है और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं इसको उस तरह से बनाऊंगा कि आप समझ लीजिए कि सीटीआई से लेकर के नौरैया खेड़ा तक दोनों तरफ की सड़कें चकाचक हों और इस पर जब पक्की नहर हो तो उस पर छठ मैया के पूजन लाखों लोग जो यहाँ वहाँ पूजन करते हैं उस समेट के गंगा जल में, वास्तविक गंगा जल में, बहते हुए गंगा जल में पूजन करें, तब मुझे लगे कि मैंने माँ के आशीर्वाद से कुछ करने में सफलता प्राप्त की। जी, बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन मुझे कुछ, चूंकि हम लोग लगातार आपके साथ साथ हम लोग भी निकल रहे हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया पनकी ओवरब्रिज का, दो वर्तमान में स्थिति ये है कि अगर आप हनुमान मंदिर पहुंचना चाहें बाइक से भी तो बड़ा मुश्किल है। जानता हूं पुल बन रहे हैं, लेकिन साथ साथ अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं वहां की इस वक्त ध्वस्त हैं। रोड में गड्ढे हैं, लाइटें नहीं है, वो आपका विधानसभा क्षेत्र है। भावपुरा का आपका शायद क्षेत्र आता होगा जहाँ डंपिंग ग्राउंड है, या पान अगर नहीं आता है तो एक प्रदूषण का एक बहुत बड़ा मुद्दा है डंपिंग ग्राउंड का। दूसरी आपको ये मसवानपुर वाली रोड, ये एक बहुत बड़ा गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। आपका इसका शिलान्यास भी कराया, नारियल भी फोड़ा गया, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक एक अव्यवस्थाएं इतनी बनी रही। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक-एक करके मैं आपको बताता हूँ कि पहले आप डंपिंग एरिया में, मैंने डंपिंग एरिया को यहाँ से शिफ्ट करने की याचिका भी लगाई है और मेरे ही उस याचिका पे आपने देखा होगा कि सड़कों तक, पिछली बार डेंगू फैल रहा था कोरोना जब हुआ था और सड़कों तक पूरा एक कूड़ा पड़ा हुआ था, मलबा पड़ा हुआ था। आज आप जाकर के देखिए तो मेरी उस याचिका के आधार पर अधिकारियों को बार-बार मैं चेतावनी देने के बाद वो अधिकारियों ने भी पूरे मनोयोग से उस पर काम किया है और आज वहाँ पर कूड़े का निस्तारण भी लगातार हो रहा है। यानी बहुत कुछ नियंत्रण पा लिया है। उसमें बार-बार जो कुछ लोग ऐसे
अराजक तत्व, मैं सबकी बात नहीं करता, कुछ अराजक तत्व बार बार आग लगा देते हैं उसमें से लोहा बिनने के लिए, और उससे पॉल्यूशन फैलता है, आसपास जहरीली गैस आती है। उस पर मैंने नियंत्रित कराया है, वहाँ गार्ड लगवाए हैं और चारों तरफ उसको कवर्ड कराया है, जिससे आसपास अब वो वातावरण जो आपको 2.5 साल पहले दिख रहा होगा, अब वो वातावरण वहां पे नहीं दिखाई दे रहा होगा। जहां तक पनकी की बात है, तो पुल में बाबा के दर्शन करने के लिए स्वाभाविक है, देखिए जब कोई डेवलपमेंट का इतना बड़ा काम होगा, मैंने असल में थोड़ा दोनों काम एक साथ कराए। आप देख रहे होंगे गहरी सीवर लाइन पनकी में पड़ रही पहली बार, कम से कम 50 साल के लिए, आने वाले साल में पीढ़ी के लिए ये काम मैं करा रहा हूं कि जिसमें गहरी सीवर लाइन हो जाएगी, तो आप मान लीजिए कि 50 साल तक हम लोगों के लिए फुर्सत हो जाएगी, विधायक कोई रहे, कोई जनप्रतिनिधि रहे, पर जनता को उसमें राहत मिलेगी। ऐसा काम मैंने एक साथ शुरू करा दिया। मैं इंतजार नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, विशेष अनुकंपा से, जब मैं काम करने में सफलता प्राप्त कर रहा हूं तो चौतरफा क्यों ना कर लूं मैं। इसलिए मैंने पुलों को भी चालू कराया और उधर भी खुदाई हुई है, उस पर भी पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से जब तक ये काम चल रहा होगा तब तक थोड़ी कठिनाई तो रहेगी, लेकिन उसका भी वैकल्पिक व्यवस्था मैंने कि पानी छिड़का करके काम हो, और बाकी शेष सड़कों के लिए मैंने आग्रह किया और मैंने बातचीत करी, और बातचीत करने के बाद मैंने कहा देखिए पनकी की पूरी सड़कें हमने सब कंप्लीट करा ली थी, और आपके चूंकि पनकी पावर प्रोजेक्ट बन रहा है उससे सड़कें, हैवी व्हीकल जाते हैं, सड़कें गड्ढा युक्त हो गई हैं, तो वो गड्ढा मुक्त हो इसके लिए भी मेरा प्रयास हो गया, और मैंने पैसा उसका अलग सेव करा दिया है कि पनकी पावर प्रोजेक्ट ये जैसे ही अभी जल्दी कंप्लीट हो रहा है, पुल कंप्लीट हो रहा है, सारी सड़कें बनाकर वो हमको सौंपेंगे। यानी मैंने अपने सर पर अतिरिक्त भार नहीं लिया, जनता का काम जनता के पैसे से जनता को समय से प्राप्त हो, ये व्यवस्था मैंने दूरगामी अपनी दूरदृष्टि रख करके उसको भी पूर्ण कराया। जहां तक आप मसवानपुर वाली बात कह रहे हैं, मसवानपुर की सड़क, मैं चुनाव में जब वोट मांगने के लिए निकला था और मेरी जीप कई कई बार पलटने से बची थी, किसी ने मुझसे नहीं कहा, आप किसी को नहीं कह सकते, आप जनता से पूछ लीजिएगा, किसी ने मुझसे वादा नहीं लिया। मैंने खुद जब मेरी जीप तक पलटी तो मैंने गाड़ी में जो मेरे लड़का चल रहा था, मैं उसको समस्याएं चलते समय नोट कराता जा रहा था। मैंने कहा मुझे लगता है कि जनता मुझे आशीर्वाद देगी, तो समस्याएं अभी से नोट करो, मुझे जनता क्यों बताए, पहले मैं जनता की समस्याओं के लिए क्यों ना अपने को तैयार करूं। और मैंने 1.25 साल लगा मुझको, बड़े पेंच उसमें ऐसे थे कि कोई कहे कि ये सड़क बनी नहीं सकती, 15 वर्षों से सड़क नहीं बनी थी, मतलब बुरे बुरे गड्ढे, सड़क थी नहीं, कूड़ा था, आप लोगों के पास विजुअल होंगे, और बच्चों के स्कूल के रिक्शे पलटते थे, एम्बुलेंस पलटी है, मेरे सामने पलटी है। मतलब यूपी की सबसे खराब सड़कों का आप देखेंगे। खराब, मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, मैंने कहा महाराज जी, कानपुर में मेरी विधानसभा क्षेत्र में ये एक सड़क ऐसी है जिसको खूनी सड़क कहते हैं। वो हंसने लगे, कहने लगे खूनी सड़क क्या होता है। मैंने कहा खूनी सड़क जिससे लोग चोटिल हो जाएं, जिससे लोग घायल हो जाएं, जिससे चलना मुश्किल हो, जो सड़क गायब हो जाए, उसको खूनी सड़क कहते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा उनका कि 1.25 साल मुझको जरूर लगे, कभी मैंने याचिका लगाई, कभी आवास विकास को बुलाया, कभी प्रमुख सचिव को बुलाया, कभी कमिश्नर साहब के साथ बैठक हुई, कभी नगर आयुक्त के साथ बैठक हुई, कभी डीएम के साथ बैठक हुई, और मैंने उसको पीछा नहीं छोड़ा मैंने। और 1.25 साल में कोई कहे इसमें 300 करोड़ का बजट आएगा, नहीं बन सकती है, कोई कहे 400 करोड़ का बजट आएगा, नहीं बन सकती है, उसको मैंने 28 करोड़ में सेटलमेंट किया, और हैंड ओवर कराने में माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष अनुकंपा से मैं मसवानपुर की सड़क को 28 करोड़ रुपए में हैंड ओवर करा पाया, जिसका काम अभी चल रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि आप देखिए कि ये, जब मैंने शिलान्यास किया तो मैंने कहा देखिए दोनों तरफ आरसीसी का नाला चाहिए मुझे, और सड़क आरसीसी चाहिए मुझे अपनी विधानसभा क्षेत्र में। आगे डामर है चूंकि, तो आप डामर आगे दे दीजिए, लेकिन मुझे मेरी विधानसभा क्षेत्र में आरसीसी चाहिए। और आप देख रहे होंगे कि बरसात जब हुई तो वो डामर डाल, उसको आरसीसी डाल करके अपना विषय पूर्ण कर रहा था। मैंने कहा रुको भाई, मैंने ठेकेदार और अधिकारियों को बुला के निरीक्षण किया, मैंने कहा ये सड़क 15 साल से नहीं बनी है, इसमें मलबा पड़ा है, कूड़ा पड़ा था, आज आप बना करके चले जाओगे, आप तो पैसा लेके चले जाओगे, इसके बाद झेलेगा कौन उसको। तो मैंने कहा आप इसको बरसात पहले पीने दीजिए, और देखिए नतीजा, 25% गिट्टी अब उसमें एक्स्ट्रा पड़ रही है, जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। और वो दोबारा जब ये सड़क गिट्टी और डाल करके और रोलर चल करके बनेगी और आरसीसी बनेगी और नाले के बाद बनेगी, तो हम जब 15 साल से सफर कर रहे थे तो हम 2-4 महीने सफर कर लेंगे, हमें चलता है। हम केवल वोट के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए काम कर रहे हैं कि लोग अब बार बार पीड़ित ना हो, इसके लिए हम स्थायित्व पे काम कर रहे हैं। तो उसमें अब आरसीसी भी सड़क बनेगी और नाला बड़ी तेजी से बन रहा है, आपने देखा होगा। एक मसवानपुर के में मामा तालाब, देखिए किसी ने मुझसे नहीं कहा, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, आपके चैनल पे कह रहा हूँ, किसी ने कहा हो तो बोले मुझसे। मामा तालाब को आवास विकास ने सन 63 में जबरन कब्जा करके और उसकी जमीन को बेचने का काम कर दिया, मुआवजा भी कुछ लोगों को दे दिया।
क्या पाप कर दिया, सब देखते रह गए। आज तक किसी ने इस विषय को नहीं उठाया। मैं छोड़ने वालों में नहीं था। मैं एनजीटी तक, दिल्ली तक गया, मैं एनजीटी की कोर्ट तक में गया और मैंने दिल्ली में अपने भूपेंद्र यादव जी, माननीय मंत्री जी को भी मैंने इसमें इन्वॉल्व किया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्वॉल्व किया, मैंने याचिका लगाई, मैंने सदन में विषय उठाया। ये प्राकृतिक जल संचयन का बड़ा केंद्र है कानपुर शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में आपको इतना बड़ा तालाब नहीं मिलेगा, बीच में टापू है और इसमें पहले किसी समय पे नाव चलती थी और मैं संकल्पबद्ध हूं कि मैं इसमें नाव चलवा के मानूंगा और इतना बड़ा इसको मैं चाहे अपनी निधि से करूं, मुझको सरकार ना दे, पैसा ना दे, मैं अपनी निधि से करूंगा। पहले तो अपनी सरकार से ले आऊंगा और नहीं तो अपनी निधि से बनाऊंगा और लोगों को पर्यटन का और साथ में जल संचयन का, यानी वाटर लेवल मेंटेन के लिए आसपास के 50,000 लोगों को वो राहत दे वाटर लेवल में, और मसवानपुर में पानी भी ना भरे, वो पानी भी तालाब में आता रहे और नाव चल के लोग उसमें पिकनिक बनाकर टापू पे भी जाएं। एक इस प्रकार का मल्टीपर्पज उस मामा तालाब को बनाकर जनता को सौंपूंगा। मुझे खुशी है कि मैंने उसको कोर्ट से भी, यहाँ कानपुर में कोर्ट में भी मैंने उसको जीत लिया है और मामा तालाब लगभग 90% से ऊपर मैंने आवास विकास से छीन लिया है, जनता के हित में छीन लिया है और जनता को ही अब ये समर्पित करूंगा। खाली मैंने इतनी रियायत दे दी कि सन 63 में जिन लोगों ने ये पाप किया है, उन पर अधिकारी थे या जो भी थे, हमने कहा कि कोई उस पर मुकदमा ना करिए, जाने दीजिए, मुझे लेना देना नहीं। जनता की चीज है, जनता को आज समर्पित हो रही है, मैं इससे प्रसन्न हूं और जनता जो चाहती है मैं वो करूंगा। ये मेरा संकल्प है और मामा तालाब आज मेरे पास है, जिसको मैं ठीक प्रकार से डेवलप करूंगा। जी, हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि सड़कों पे वाहन चले और तालाबों और झीलों में ही नाव चले, गड्ढा मुक्त रहे, अच्छी चीजें रहें। अंतिम 2 प्रश्नों की ओर चलते हैं सर। कोविड काल में भी आप काफी एक्टिव रहे, काफी चीजें रही, आपका अपना मकान अस्पताल बना देने के लिए पेशकश वो भी लोगों के बीच चर्चा में रही और उस वक्त जब करीब अवस्था, सिस्टम इतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा था या कहें कि इतना अधिक प्रकोप था, तो उस वक्त भी आप बहुत ज्यादा एक्टिव थे। लेकिन इसके अलावा आपने मेडिकल सेक्टर के लिए गोविंदनगर विधानसभा के बारे में क्या सोचा या क्या करने वाले हैं? देखिए, कोरोना कालखंड में भी हमने बड़ी मेहनत करी है। लोगों को दवाइयाँ देना, ऑक्सीजन दिलवाना, बेड दिलवाना, सिलेंडर दिलवाना, लोगों को भोजन मैंने गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र को 13 भागों में बांटा और 13 मोदी योगी रसोई चलाई अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से, और साथ में सामाजिक संगठनों को जोड़ करके जो बहनें, जो महिलाएं घर में अपना भोजन नहीं बनाती हैं, वो जनता के लिए भोजन बना करके मुझे दे रही थी, जिससे मैंने पूरे गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। राशन कार्ड, जिस समय लोग उलझे हुए थे कोरोना में, मैंने उस तरफ कोरोना में भी लोगों की मदद एक तरफ करता रहा, दूसरी तरफ लोगों के राशन कार्ड बनाता रहा और उस कोरोना के कालखंड में भी कोविड नियमों का पालन कराते हुए जन सेवा केंद्र के लिए स्पेशल मैंने अनुमति लेकर खुलवाया, लोगों के राशन कार्ड बनाए, जिससे सर्वाधिक राशन मेरी विधानसभा क्षेत्र में बढ़ता है। इससे मुझे गर्व है कि लोगों को ठीक संख्या में राशन प्राप्त हो रहा है। मैं कोरोना में सेवा करते हुए स्वयं भी ग्रसित हुआ। 3.5 महीना अस्पताल मेरा जिंदगी मौत से जूझते हुए, 2 महीने आवाज चली गई और 2 महीने मुंह से खून के छींटे आते थे। कई बार लगता था शायद वापसी नहीं होगी, लेकिन जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं की शुभ आकांक्षाओं पर मैं दोबारा जीवन पाया सेवा के लिए। और उसके बाद मैं जब द्रवित हुआ, कई बार जब लोगों को देखा मैंने, तो मैंने अपना मकान भी, जिसमें 113 बेड 35 कमरे थे, मैंने प्रशासन को दिया। मैंने कहा कि इससे लोगों की जान बचाने के लिए अगर आपको स्थान ना मिल रहा हो, किसी को क्वारंटीन करना हो, किसी को आइसोलेशन देना हो, तो आप ये मेरा मकान ले लीजिए। मैंने निःशुल्क, ना बिजली ना पानी, कुछ नहीं मुझको चाहिए। मेरे 16 परिजन उसमें रहते थे, मैंने खाली करा दिया। मैं थोड़ा संवेदनशील व्यक्ति हूँ, मतलब समाज के प्रति, चूंकि मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो मेरे अंदर, मैं महामंत्री भी था। एक पोखराया में एक्सीडेंट ट्रेन का हुआ था, मैंने डेड बॉडियों को अपने हाथों से उठा करके और अपनी गाड़ी में लाद करके और मैंने अस्पताल पहुंचाया था। थोड़ा मेडिकल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर में हमारी विधानसभा क्षेत्र में 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, तो 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मैंने गोद लिया है। आप कभी भी निरीक्षण उसका कर सकते हैं, रंगाई पुताई से लेकर के। एक तो मैंने स्वयं गोद लिया है, बाकी अपने पार्षदों और अन्य कार्यकर्ताओं को गोद दिया है। सभी जगह रंगाई पुताई, बैठने की व्यवस्था, ओपीडी ठीक चल रही है कि नहीं, दवाइयाँ ठीक मिल रही हैं कि नहीं, ये सारा निरीक्षण लगातार हमारे कार्यकर्ता करते हैं, मैं भी करता हूँ। और एक गुजैनी का मैंने गोद लिया है, आप कभी जाइए गुजैनी को देखिए, उसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर भी रखे हैं, बेडों की भी व्यवस्था ठीक प्रकार मैंने कराई है, ठंडे पानी की मशीन भी पीने की है, कुर्सियां भी बैठने की हैं, शेड भी पड़वा दिया है, पुताई उताई भी करा दी है, लैट्रिन बाथरूम सब महिलाओं के लिए और
पुरुषों के लिए, बुजुर्गों के लिए, वो भी व्यवस्था मैंने ठीक की है। कभी आप देखिए तो आपको लगेगा कि मेडिकल के क्षेत्र में बहुत काम मैंने किया है। लोगों को सबसे बड़ा काम जिससे मुझे संतुष्टि मिलती है, इससे मुझे वोट नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है जिसके कारण मेरा जीवन बचा है। मैं लोगों को 1 लाख से 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक माननीय मुख्यमंत्री जी से राहत कोष से रिकॉर्ड मैंने अपने गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में लोगों को दिलवाने का काम किया और ये व्यक्तिगत करता हूं मैं व्यक्तिगत रुचि लेकर के मुख्यमंत्री जी के पास फाइल लेकर के जाता हूं और उसको अविलंब स्वीकृत कराता हूं। किसी को गंभीर बीमारी, किडनी की, लीवर की, कैंसर की, तो ये सारी चीजों में मैं रुचि लेता हूं। मुझे लगता है कुछ नहीं होगा तो ईश्वर तो कम से कम मुझे दे रहा और शायद इसी कारण से मुझे दूसरा जीवन मिला है और ये काम मैं खूब प्रचारित करता हूं कि भैया और लोगों को भी बताइए, जिसको जरूरत हो गंभीर बीमारी में पैसे की, वो एस्टीमेट बना करके लाए। अविलंब मैं गंभीरता के साथ प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को लखनऊ रह करके माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष अनुकंपा से लोगों को ये पैसा दिला करके जीवन ऊपर वाला बचाता है, लेकिन माध्यम मैं बन जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। अंतिम सवाल लेते हैं कि गोविंद नगर की जनता के सामने इस चुनाव में भी कई सारे विकल्प होंगे, लेकिन वो सुरेंद्र मैथानी को ही क्यों चुने? हाँ, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। वो मुझको लगता है कि इसलिए भी चुने कि मेरे 2.5 वर्ष के मात्र इस 2.25 वर्ष के कार्यकाल में लोगों ने देखा होगा कि विधायक नाम बड़ा एक फोकस वाला नाम हुआ करता था। मतलब बड़ा एक एरिस्टोक्रेट नाम हुआ करता था। मैंने उस छवि को खत्म किया है। आम आदमी को लगता है कि सुरेंद्र मैथानी विधायक नहीं है, मैं विधायक हूँ। आम आदमी से सीधी कनेक्टिविटी रखी है मैंने। कोरोना हो या कोई कालखंड हो, कोविड नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक दिन मैंने जनता दरबार लगा करके जनता दर्शन किया है, लोगों की समस्याओं का निराकरण किया है। आंधी आए, तूफान आए, बरसात आए, लेकिन मैं लोगों को 11:30 से 1:30 बजे तक सोमवार मंगलवार छोड़ के अपने कार्यालय में बैठा हूँ। आदमी फोन भी नहीं करता मुझको और सीधे आ जाता है। अब जहां तक लोगों की कनेक्टिविटी है, मैं अगर एक उदाहरण दूं तो आपको समझ में आएगा कि लोग मुझको अब शादी के कार्ड भी कम देते हैं, एसएमएस कर देते हैं। कहते हैं विधायक जी मैंने एसएमएस कर दिया, मेरी शादी में आ जाइएगा। कॉन्फिडेंस देखिए उनका आप। एक वाल्मीकि समाज का एक बालक, उसने मुझे टेलीफोन किया सवेरे 7 बजे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा रहा था, सोमवार का दिन था। मैंने उसने मुझे कहा, फोन किया तो मैं फोन उसका उठा नहीं पाया, मैं कागज समेट रहा था। और जब मुख्यमंत्री जी गेट तक मैं पहुंचा तो मुझे ध्यान आया, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो किसी कष्ट में हो। मैंने पलट कर फोन मिलाया तो वो कहता है कि विधायक जी 10 मिनट रुकिए, अभी मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, उसके बाद आपसे बात करूंगा। ये मेरी जीत का आधार है। ये उसका कॉन्फिडेंस देखिए आप, कि वो अपने विधायक से कह रहा है कि रुक जाओ, फोन काटो आप, मैं झाड़ू लगा लूं, अपना काम कर लूं, तब 10 मिनट बाद मैं आपसे बात करूंगा। ये मैंने बात मुख्यमंत्री जी को बताई। मैंने कहा लोगों का ये विश्वास जो मेरे ऊपर है, तो उनको लगता है कि अब विधायक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। विधायक हमारी रेंज में है, जब हम चाहेंगे विधायक को पकड़ लेंगे और हम स्वयं विधायक हैं। तो इस प्रकार का एक इजी अवेलेबल और बहुत सरलता रखना, चेहरे पे तनाव ना आना, लोगों से हंसकर बात करना, उनकी समस्याओं पर गंभीरता से काम करना, उसको हल कराना, और उनके लिए जो संभव, कानपुर ही नहीं, मेरे पास वो समस्या मेरी विधानसभा क्षेत्र के कोई बिहार के भी लाते हैं, कोई पंजाब के भी लाते हैं, कोई दिल्ली के भी लाते हैं। एक बार मुंह से मैं नहीं कहता कि ये बिहार की समस्या है, ये पंजाब। मैं तुरंत अपने संगठन को कांटेक्ट करता हूँ, वहां के विधायक और सांसद को कांटेक्ट करता हूँ और भरसक प्रयास करता हूँ कि मैं लोगों की समस्याओं का निराकरण करूं। तो लोगों को अब ये विधायक शब्द बहुत इजी लगने लगा है। उनको लगा विधायक मतलब कोई अजूबी चीज नहीं है, हमारे बीच का है। बहुत अच्छी बात है सर। लोकतंत्र की शायद खूबसूरती भी यही है कि लोग अपने जनप्रतिनिधि को अपना माने और बराबर का माने, समकक्ष माने। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं। मित्रों, ये थे गोविंद नगर विधानसभा से वर्तमान विधायक श्री सुरेंद्र मैथानी जी। अगली बार हम किसी और के साथ होंगे, आपके बीच का माध्यम बनते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।